आइए और आगे का सेकंड वेलकम है सर आपका। और सभी चैट बॉक्स पे सर को वेलकम करिए। ये बहुत अच्छे हमारे ट्रेनी है। हेलो। हेलो। यस, कंटिन्यू करिए, क्लियर है आपके। थैंक यू मैम। सभी पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। वो सब अपना अमूल्य समय देकर इस मंच पर आए हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा सेशन है ना, ये सेशन जो है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हमको फील्ड में जब हम जाते हैं तो फील्ड में हमको ये सब चीज़ें करने को मिलती हैं, देखने को मिलती है ना। तो सबसे पहले मैं नयन मैडम आपका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इस मंच पे अपनी बात रखने के लिए। और सभी ग्रुप मेंबर का, सभी लीडर्स का और सभी साथियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ कि वो सभी कंटिन्यूशन में इस सेशन में आते हैं और बात सुनते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब चूंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है हमारे साथ, वो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वालों को ही आता है। ऑब्जेक्शन तो दुनिया में हर किसी व्यक्ति को आता है, हर किसी फील्ड में आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ज़्यादा ही आता है ना। तो अ, उन ऑब्जेक्शनों को हम कैसे फेस करें, कैसे हैंडल करें और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, इसी पे ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जब भी हम सिस्टम में आते हैं, किसी भी नए सिस्टम में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप व्यक्ति को ज्वाइन करता है किसी भी नए सिस्टम को, है ना, तो जब वो ज्वाइन कर लेता है, थोड़ा बहुत जो उसके अपलाइन जो उसको रेफर करके लाया है उससे थोड़ी सी बात कर लेता है, थोड़ा सा प्लान समझ लेता है, और फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को वो बताता है उस सिस्टम के बारे में, उस प्लान के बारे में। तो मैक्सिमम उसको नो सुनने को मिलती है हर जगह से, है ना। उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग पहले से किए होते हैं या कुछ सुनी सुनाई बातों पे के आधार पर उसको बोल देते हैं कि नहीं ये सब बेकार काम है, फालतू काम है ना। या कोई किसी का कहीं कुछ उलझा हुआ रहता है तो वो बोल देता है कि हमने पहले, मतलब जिसने 2015 में भी किया होगा ना, 2 4 5 हज़ार रुपये लगा के कहीं नेटवर्क कंपनी में, और उसमें भी उस नेटवर्क कंपनी की गलती नहीं होगी, उस बंदे की ही गलती होगी, तो भी वो उसका माता माजता की मनाता रहता है। जब भी उसके पास 2015 के बाद कोई भी गया होगा नेटवर्कर किसी भी प्लान को लेके, तो वो वही गाने गाते रहता है कि मैंने एक बार लगाए थे और कुछ नहीं हुआ, है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे संभावित ग्राहकों के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे संभावित ग्राहक होते क्या हैं, होते कौन हैं, और हम कैसे पहचाने कि वो हमारा संभावित ग्राहक है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हम हर किसी से ही बात करते हैं, और उन संभावित ग्राहकों से जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें से कुछ कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। अब कुछ क्या कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि ये सिस्टम, मतलब जितने भी उनके ऑब्जेक्शन होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, पैसे नहीं है ना, पूछ के बताऊंगा, बहुत सारे बहाने होते हैं उनके पास। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ कहते ही नहीं है, मतलब जब भी हम उनसे कुछ भी बात करते हैं ना, तो वो हमको कुछ प्रॉपर जवाब ही नहीं देते हैं किसी भी बात का, है ना। ना वो हाँ बोलते हैं, ना वो ना बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो बोलने वाले लोग होते हैं वो होते हैं नो, नहीं, है ना। तो अदर जगहों पर नो का मतलब तो नहीं ही होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अभी आपकी स्क्रीन पर जिन महान दिग्गजों के फोटो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, और अडानी जी हैं, और फिल्म जगत के महान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं।
आपको क्या लगता है इन लोगों ने कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया होगा जीवन में? इन सभी लोगों ने बहुत बार रिजेक्शन फेस किया है अपनी लाइफ में। और इतना ज्यादा रिजेक्शन फेस किया है, और इन्होंने अपने लाइफ में अप एंड डाउन्स भी बहुत सारे देखे हैं, और सबके नॉलेज में है। इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में अप एंड डाउन ना देखा हो। लेकिन फिर भी ये उन नो से अ, भयभीत नहीं हुए। इन नो से वो घबराए नहीं, और उस नो को उन्होंने अपनी शक्ति माना, और उस नो से शक्ति को जनरेट करके, उस नो से उस पावर को जनरेट करके वो आगे बढ़े, और आज हम सब जानते हैं कि ये लोग कहाँ किस शिखर पर हैं, है ना? तो नो तो इस बिजनेस में और इस दुनिया में आती ही रहेगी। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि नो जो शब्द है ना, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, और ये हमको एक पावर देता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप दिन भर में 10, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने निकले हैं और 10 कॉल कर रहे हैं रोज, और 10 कॉल में से, वैसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो रेशियो बोलता है वो ये बोलता है कि हमारा जो रेशियो होता है वो 10:1 का होता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी किस्मत खराब है। आपको 10:1 भी नहीं मिला, 20:1 भी नहीं मिला, 30:1 भी नहीं मिला, 40:1 भी नहीं मिला, 50:1 तो मिल जाएगा। 50 लोगों को आप ईमानदारी से, तरीके से, डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करोगे, तो उस 50 में से कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा ना, जो आपके जैसा काम करना चाहता है, जिसके अंदर आपके जैसी इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर आपकी जैसी भूख है सफलता के लिए। तो अगर आपको मात्र 20 लोग चाहिए इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक नेटवर्कर थे, उन्होंने बताया कि मैंने अपने नेटवर्क करियर में टोटल 11,000 लोगों को प्लान दिखाया है, और उन 11,000 लोगों में से मात्र 1100 लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, और मात्र उनमें से भी 1100 लोग जो ज्वाइन हुए थे ना, उसमें से भी मात्र 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया। तो आप सोचिए कि नेटवर्किंग की कितनी पावर है। और वो जो 11,000 लोगों तक गया, और आप रेशो देखिए उसका कि 11,000 में से मात्र 1100 उसके साथ ज्वाइन हुए थे, और ज्वाइन होके भी 1100 में से सिर्फ 11 ने ही काम किया, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो इसलिए नो से नहीं घबराना, और बिल्कुल बिंदास तरीके से काम करना। आप ये देखिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, और भारतीयों की ये मानसिकता होती है ना कि वो किसी भी नई चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? मतलब कोई नई चीज आती है तो उसमें वो बजाय पॉजिटिविटी देखने के ना, उसमें नेगेटिविटी पहले देखते हैं कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में स्टार्टिंग में गांव खेड़ों में आज भी चूल्हे जलाए जाते थे, चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी, है ना? फिर गैस की टंकी का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, गैस की टंकी आई घर घर। लेकिन लोग डरते थे उस गैस की टंकी को लेने से और लगाने से। उनके मन में बहुत सारी नकारात्मक चीजें आती थी कि कोई फट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर एक चीज और है हमारे देश में, कि लोग है ना पड़ोसी को देखते हैं पहले। मतलब अगर शहीद हो देश के लिए, अगर कोई शहीद हो तो पड़ोसी का बेटा होना चाहिए, हमारा बेटा नहीं होना चाहिए। तो टंकी जो है, टंकी वो देखते थे कि आसपास गांव में किसके यहाँ लगी है, पहले 8-10 लोगों के यहाँ लग जाए, फिर हम हमारे घर में लगाएंगे, है ना? उसके बाद जब एटीएम मशीन नहीं आई, तो एटीएम से लोग घबराते थे कि एटीएम से कोई हमारा पैसा नहीं निकाल ले, है ना? हम एटीएम से पैसे निकालने जाए, उसके बाद हमारे बात कोई और ना निकाल ले। फिर उसके बाद गैस की पाइपलाइन है, तो आज गैस की पाइपलाइन से भी लोग डरते हैं, इतने अवेयर होने के बाद भी, कि घर में गैस की पाइपलाइन लग जाएगी, कहीं लीकेज हो गया तो, कुछ हो गया तो, है ना? तो ये इतने सारे तमाम जो नकारात्मक सोच वाले लोगों से हमारी मुलाकात होती है दिन भर, और जब हम उनसे मुलाकात करते हैं ना, तो हम उनकी समस्याओं को सुने और उस समस्याओं का निराकरण करें, उनसे हम सहानुभूति बनाए रखें, है ना? क्योंकि क्या होता है कि उसके मन में बहुत सारी नकारात्मक, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको उससे निकलानी पड़ेगी, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को बता नहीं सकता, तो वो बताता नहीं है। और आप सोचते हो कि वो प्रोस्पेक्ट आपका जिंदा है, लेकिन आप जब तक उसकी समस्याओं को निकालोगे नहीं, तब तक वो खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं तब तक वो आपको बताएगा नहीं। तो उससे सहानुभूति रखना है, और उससे पूरी बात समझना है उसकी, कि वो क्या चाहता है, उसके साथ क्या हुआ है। और हमारे बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि आप जितनी ज्यादा ना सुनोगे ना, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। जिसने सुनी जितनी ज्यादा ना, उसकी हुई उतनी ज्यादा कमाई। तो क्योंकि ना सुनने का मतलब क्या हुआ, ना सुनने का मतलब हुआ कि आपके कॉल एवरेज जो है ना वो कंटिन्यूशन में बढ़ रहे हैं। आप ना सुन के अगर 2 4 10 लोगों को बता के उनकी ना सुन के अगर बैठ जाओगे, तो आप ही बताओ कि आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी?
आप तो कंटिन्यूशन में, बस आपका काम है, एक अच्छी चीज आपके पास आ गई है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है वर्ल्ड की। आपको खुद पे इतना यकीन होना चाहिए कि मेरे पास ना सब दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मेरी फैमिली के सपने पूरे होंगे, और मैं इससे जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। तो जब आपके मन में ये वाली बात बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर बैठ जाएगी ना एक बार, फिर आपको किसी की ना की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। और आप जब भी उसके पास जाओगे ना, तो आपका एटीट्यूड वैसा रहेगा कि आप उसको कुछ देने जा रहे हो, ना कि उससे कुछ लेने जा रहे हो। क्योंकि जब हम देने की मानसिकता से जाते हैं ना किसी के पास, तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है, और जब हम कुछ लेने जाते हैं तब हमारा एटीट्यूड अलग होता है। हमको बेगर नहीं बनना है किसी के सामने। हम उससे 1650 या 7250 या 3600 लगवा के हम करोड़पति नहीं बन जाएंगे। जो भी फायदा होगा ना, सबसे पहले उसी का ही फायदा होगा, है ना। तो हम उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, और वही एटीट्यूड हमारा उसके सामने होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम उसके सामने जाते हैं प्लान प्रेजेंट करने, और जब हम उसको वो सिर्फ चीजें बताते हैं, और जब उसके ऑब्जेक्शन आते हैं, और अगर हमने ये सोचा मन में कि यार ये कैसे भी करके मेरे साथ ज्वाइन हो जाए बस, और उससे मेरे को डॉलर मिल जाएगी, तो फिर वो पकड़ लेता है आपको कि भैया इसका कुछ फायदा है। आपको तो उससे बिंदास चलना है, उसको सारी सही सही जानकारी जो हमारा सिस्टम बोलता है, उस सिस्टम के आधार पर सही जानकारी देना है, और उसको सही चीज बता के आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है, उसको क्या मिल सकता है, उसके बारे में सब कुछ बताकर, और फिर उसको अपने साथ लाना है। आपकी स्क्रीन पे दो महान मुक्केबाज का और महान रेसलर का आपको पास फोटो दिख रहा है ना। इनका कहना था, नो इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मतलब आपने कभी भी इनकी फाइट देखी होगी, तो जब तक सामने वाला इनको 4 6 10 मुक्के नहीं मार लेता तथा इनके अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं होती थी सामने वाले को मारने की, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है कि जब मैं कॉल पे निकलता हूँ ना, जब तक 2 4 5 ना नहीं सुन लूं, जब तक मेरे को एनर्जी क्रिएट नहीं होती है कि आज कुछ मजा ही नहीं आया। अगर सिंपल सिंपल हम किसी के पास गए, और उसने हमारी फेस वैल्यू देख के, या उसको प्लान समझ में आ गया, उसने कुछ भी नहीं पूछा, और सिंपल सिंपल हमने उसको बताया प्लान, और उसने ज्वाइन कर लिया, तो उससे क्या अचीवमेंट है उसका। लेकिन मजा उसमें है कि हम सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के पास गए, उसने हमसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, और उन क्रॉस क्वेश्चंस का हमने उसको सही सटीक जवाब दिया, उसको सेटिस्फाइड किया। और उसको सेटिस्फाइड करने के बाद जब हम उसको, मतलब पूरे निगेटिव आदमी को आप उठाकर जब पॉजिटिव बनाकर अपने सिस्टम में लाते हो ना, तो वो आदमी आपके साथ आजीवन काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सिंपल सिंपल काम करने वाला हो सकता है आपकी फेस वैल्यू देख के आपके साथ ज्वाइन हो जाए, है ना। या हो सकता है वो उसके दिमाग में ये वाली बात हो कि यार 1650 ही तो लगाने हैं, लगा दो एक बार, है ना। लेकिन वो वाले व्यक्ति की गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ हमेशा काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति निगेटिव है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है बहुत सारे, है ना, तो उन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, उन क्वेश्चनों का दृढ़ता से जवाब देना, और फिर उसको उस निगेटिविटी से बाहर निकाल के अपने साथ लेकर आना और ज्वाइन कराना। फिर देखना वो व्यक्ति आपके साथ कितनी ईमानदारी से और कितनी अच्छे से काम करेगा। अब इसमें ना बोलने वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं ये यस मैन। यस मैन मतलब जो आपको हाँ भी नहीं बोलते हैं और ना भी नहीं बोलते हैं। ये क्योंकि ना बोलने वाले का तो एक बार उसने बोल दिया कि नहीं करना है, तो बात ही खत्म हो जाती है। हम एक बार 2 बार 4 बार उसको फॉलो अप देंगे, उसके बाद हम बंद हो जाएंगे, नेक्स्ट देख लेंगे। लेकिन ये जो यस मैन होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये आपको हाँ भी नहीं बोलते हैं और ना भी नहीं बोलते हैं। आप इनको प्लान दिखाओगे, बोलेंगे बहुत अच्छा प्लान है। आप इनको इनकम बताओगे, बोलेंगे बहुत अच्छी इनकम है। फिर आप उनको बोलोगे कि सर फिर भगवान का नाम लेके अपन चालू कर लेते हैं इसको आज से ही, तो फिर उसका ऑब्जेक्शन बाहर आता है, नहीं 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 नहीं, मैं 1 मिनट मेरे वाइफ से पूछ के बताऊंगा। इसका मतलब आप समझ जाओ कि उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो उसकी वाइफ के पास है ना। तो आपको उसकी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। तो ये जो यस मैन होते हैं ना, तो इनसे ये आपको ऑब्जेक्शन कभी देंगे ही नहीं। क्योंकि हो सकता है आपसे आपके उससे संबंध हो, वो आपकी फेस वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव हो, दोस्त हो, तो वो आपको मना नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपको हाँ भी नहीं बोल पा रहा। तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो आपको टालते ही रहेगा, टालते ही रहेगा, टालते ही रहेगा। तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि जब अगर वो आपको ना नहीं बोल रहा है, अगर ना बोल देगा तो एक बार में आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर वो आपको टालते रहेगा, तो आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि यार ये प्रोस्पेक्ट है मेरा, तो आप उसको फॉलो अप देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, और वो आपको टालते रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से उनके मन की बात निकालनी चाहिए।
है ना, उनको बोलना चाहिए कि सर आपको बहुत अच्छा लगा, हमारा प्लान बहुत अच्छा लगा, हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी, हमारी इनकम बहुत अच्छी लगी, तो क्यों ना हम अब आज से शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उसको ऐसा बोलोगे ना कि आज से शुरू कर देते हैं, तब उसके मन के जितने भी बहाने हैं, जो भी उसके मन में जो भी डाउट्स है ना, वो बाहर आ जाएंगे। और जब वो बाहर आ जाएंगे तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद उनसे पहल करें निर्णय की बात की। जो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है सर, आपको सब चीज अच्छी लगी, तो ओके अपन डन करते हैं और अभी से ज्वाइन करते हैं। और वो छोटा सा अमाउंट लगाकर आप इसको शुरू कर सकते हैं और आपको इस तरह की इनकम आती है। तो फिर उसके जो ऑब्जेक्शन है वो निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर उसके पास जो बहाने आएंगे ना उसके पास से, वो इस तरीके के आएंगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला लो। और आप उसकी हाँ में हाँ मिला लो और आप उसको ये बोलो कि सर ऐसा समय आप बता सकते हैं, ऐसा समय कब आएगा जब सब कुछ आपके हिसाब से होगा। तो उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि इस बात का कोई जवाब है ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था और एक साधु उधर से जा रहा था। वो आदमी नदी को देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा। वो साधु ने उससे पूछा कि भैया तुम 4 घंटे से यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप देख क्या रहे हो नदी में? तो वो बोल रहा है कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नदी पार करना चाहते हो तो कूद जाओ, पार हो जाओगे। तो बोलता है नहीं, मैं नदी सूखने का इंतजार कर रहा हूँ, कि नदी का पूरा पानी हट जाए, सूख जाए, उसके बाद मैं नदी पार करूंगा। तो उसने बोला कि भैया ऐसा तो कभी जीवन में नहीं होगा कि अब नदी पूरी सूख जाए और आप नदी पार कर जाओ। अगर आपको नदी पार करनी है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, तैर के जाना पड़ेगा, नाव से जाना पड़ेगा, कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा, लेकिन नदी में पानी तो रहेगा ही। तो उसी तरह जीवन में ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा जब सब चीजें आपके हिसाब से होगी। आपको जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी है, उन सब दिक्कतों परेशानियों के बीच में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप उससे बोलो कि सर समय आपके पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आप जो भी कर रहे हैं, जॉब बिजनेस जो भी है, आपके पास समय नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि समय आपके पास नहीं है इसका मतलब है कि आपके पास काम है, क्योंकि समय तो उनके पास होता है जिनके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक इसी जो आपकी समस्या है इस समय वाली कि आपके पास समय नहीं है ना, इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ कि आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उस जॉब बिजनेस के साथ 1 या 2 घंटे का समय हमारे सिस्टम में ईमानदारी से देंगे ना, तो आने वाले कुछ समय में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, आपके पास ये जो समय की प्रॉब्लम है ना, ये 100% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप खुद ही समझ लिए कि ये जो आप बोल रहे हैं अभी मुझे कि मेरे पास समय नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते, आपको कहीं जाना है तो आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। आपके पास आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता, है ना। तो ठीक है, आपने मुझे बोल दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आपका बच्चा जो आपका इंतजार करता है कि पापा आएंगे और मुझे घुमाने ले जाएंगे, चौपाटी ले जाएंगे, उसको आप क्या बोलोगे कि मेरे पास समय नहीं है? आपकी वाइफ आपका इंतजार करती है कि हफ्ते में एक बार मुझे कहीं घुमाने ले जाएं, उसको ऐसा बोलोगे कि मेरे पास समय नहीं है? तो ये जो समय वाला सब्जेक्ट है ना सर, ये सब्जेक्ट वाला समय जो है, ये आपकी समस्या है ना कि आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको इस समस्या का समाधान देने आया हूँ, है ना। उसके बाद नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, वर्तमान समय ही सर्वोत्तम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो आपको टालने देगा कि हाँ ठीक है, फिर कल करते हैं, परसों देंगे, परसों करते हैं, है ना। तो आप उसको ये बोलिए सर कि आज वर्तमान समय है और समय बहुत तेजी से निकल रहा है ना। अगर आप इसी समय को टाल देंगे तो वो समय तो कभी आएगा ही नहीं जब सब कुछ आपके हिसाब से होगा। तो क्यों ना फिर जब कल करना है तो हम उसको आज ही से शुरू करें। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है सबसे बड़ा हमारे बिजनेस में, वो आता है इट इज पॉसिबल, क्या ये संभव है, इतना पैसा वो भी इतनी जल्दी? तो इस ऑब्जेक्शन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारा सिस्टम नो डाउट बहुत शानदार पैसा देता है, बहुत शानदार इनकम देता है ना। लेकिन ये जो हमारे सिस्टम का सबसे सुनहरी चीज है, सबसे अच्छी चीज है ना, वो ही उसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आदमी को यकीन ही नहीं होता है कि यार इतना पैसा कैसे आ सकता है, और वो भी
इतनी जल्दी, है ना। तो उसका ये ऑब्जेक्शन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताएं कि सर हमारा जो बिजनेस है ना ये मल्टीप्लिकेशन पे चलता है, डुप्लीकेशन पे चलता है। आप 1 तारीख से 31 तारीख का महीना होता है, हर दिन 1 रुपये, पहली तारीख को आप 1 रुपये डालें और उसको हर दिन डबल करते जाएं। 2 तारीख को 2, फिर 3 तारीख को 4, फिर 4 तारीख को 8, इस तरीके से उसको हर तारीख को डबल करते जाएं। तो आप जानते हैं 31 तारीख को आपके पास कितना पैसा होगा? कुछ लोग बोलेंगे 560 रुपये, कुछ लोग बोलेंगे 1000 रुपये, कुछ लोग बोलेंगे 5000 रुपये। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो जो 1 रुपया आप हर दिन डबल करते जा रहे थे, वो 1 अरब 7 करोड़ रुपए होते हैं 31 दिन में। ये है पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इसके आगे के लाख और हजार रुपए तो मैंने लिखे ही नहीं है, ये सिर्फ राउंड फिगर में लिखा है 1 अरब 7 करोड़। तो हमारा सिस्टम जो है ना, ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का सिस्टम है। इसीलिए ही हमारे सिस्टम में इतनी ज्यादा इनकम, इतनी पावरफुल इनकम इतनी जल्दी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो चलता है माउथ पब्लिसिटी पे। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी का पावर है ना, वो आप उसको बता सकते हैं कि सर आप किसी भी दुकान को, किसी भी रेस्टोरेंट को, किसी भी फिल्म को, किसी भी चीज को, आपने देखा होगा कि वो पब्लिश कैसे होती है, वो मार्केट में फेमस कैसे होती है? वो होती है माउथ पब्लिसिटी से, है ना। किसी भी हीरो हीरोइन को फेमस कौन करता है? लोग करते हैं। किसी भी पिक्चर को फेमस कौन करता है? लोग करते हैं। किसी भी खाने के दुकान पे अगर कोई विशेष चीज मिलती है, उसको फेमस कौन करता है? लोग करते हैं। स्टार्टिंग में कोई 2-4 लोग उसके यहाँ गए होंगे, उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने 8-10 लोगों को बताया, उन 8-10 ने 100 लोगों को बताया, 100 ने 1000 को बताया, 1000 ने 10,000 को बताया, 10,000 ने लाखों लोगों को बता दिया, और वो फेमस हो गया, है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे बिजनेस में इतनी अच्छी इनकम, इतना अच्छा पैसा इसलिए आता है क्योंकि हमारा बिजनेस भी माउथ पब्लिसिटी पे ही चलता है। इसका आपको कोई एड नजर नहीं आएगा कभी, कभी टीवी पे इसका एड नहीं आएगा, कभी कुछ आपको कोई एड नजर नहीं आएगा, लेकिन ये चलता ही माउथ पब्लिसिटी पे है। जब सिस्टम में लोग आते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, वो अदर लोगों को इसके बेनिफिट के बारे में बताते हैं, और लोग जुड़ते जाते हैं, पैसा आता जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा सन 2009-10, 4-5 के आसपास की बात है। उस समय कोई मंदिर गया होगा और गलती से उसने दूध चढ़ाया होगा भोलेनाथ पे, और दूध गायब हो गया। तो सबको याद होगा आई थिंक। तो वो दूध गायब हो गया, तो दूध गायब हो गया, तो उस एक व्यक्ति ने 4 लोगों को बताया कि और मैंने दूध चढ़ाया था और दूध गायब हो गया, मतलब दूध भगवान ने पी लिया, है ना। गणेश जी ने दूध पी लिया, भोलेनाथ ने दूध पी लिया। और ये खबर आग की तरह शहर में फैल गई, शहर से देश में फैल गई, देश से विदेशों में फैल गई। एक ने 4 को बताया, 4 ने 10 को बताया, 10 ने 20 को बताया, 20 ने 1000 को बताया, 1000 ने 10,000 को बताया, 10,000 ने लाखों लोगों को बता दिया। और बिना प्रिंट मीडिया के और बिना सोशल मीडिया के, उस समय सोशल मीडिया चलते ही नहीं था, और ये खबर लाखों लोगों तक पहुंच गई, है ना। तो ये होता है पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी। अब एक विकल्प आता है कि मेरे पास विकल्प है भैया, मेरे को पास तो अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वेल सेटल्ड हूँ, मुझे इस तरीके के काम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे हैंडल करेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे कि सर बहुत बढ़िया है, मेरी शुभकामना है कि आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो करे, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी जॉब में है, बिजनेस में है, आप खूब तरक्की करें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, कि क्या उसमें वो सब है जो आप कर रहे हैं, आपकी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें जो चीज मैं आपको बताने आया हूँ आज, क्या उसमें वो सब चीज है? आजादी है समय की, आर्थिक आजादी है आपके पास, काम करने की आजादी है आपके पास, बॉस से आजादी है आपके पास, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि आपके पास रॉयल्टी कमाने का कोई पैसिव इनकम का कोई साधन है, या आपकी स्वयं की पहचान बनाने का कोई अवसर है आपके पास, और इन सबसे भी सबसे बड़ी चीज कि दुआओं के साथ दौलत कमाने का अवसर है आपके पास। ये सारे क्वेश्चन आप जब उससे करोगे ना, इसमें से मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन का आंसर वो हाँ में नहीं दे पाएगा, चाहे वो
जॉब कर रहा हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहा हो, क्योंकि बिजनेस वाले के पास भी समय नहीं है और जॉब वाले के पास भी समय नहीं है। वो भले ही ऑफिस में जाके 8 से 10 घंटे नौकरी कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो घर पे आके कंप्यूटर में लैपटॉप पे 4 4 घंटे और काम करता है। ठीक है। बिजनेस वाला सुबह से जब घर से जाता है और रात को घर आता है, तब भी रात को भी उसके दिमाग में बिजनेस चल रहा होता है ना। तो काम करने की और बहुत सी आजादी उसको कभी जीवन में नहीं मिलती, और जीवन भर वो गुलामी वाला जीवन जीता है ना। और रॉयल्टी और स्वयं की पहचान की तो बात ही छोड़ दो, वो तो है ही नहीं उनके पास। तो यह सब पाने वाला ही सही मायने में खुश और संतुष्ट होता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आप जॉब में सेटिस्फाइड हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके क्वेश्चन करते हैं जब हम उसको ये सब चीजें बताते हैं कि सर आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। तो वो हमसे ये क्वेश्चन करता है कि क्या ये सब पाने वाला ही सही मायने में खुश और संतुष्ट होता है। तो आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि यस सर, इन्हीं सब चीजों को पाने वाला ही सही मायने में खुश और संतुष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जॉब्स करके आप वो जो गुलामी वाली नौकरी कर रहे हो ना, उससे आपको सिर्फ पैसा मिल सकता है, और पैसे से, सिर्फ पैसे से सारी चीजें नहीं मिल सकती। यहाँ पर जो मैं आपको बताने आया हूँ उससे आपको पैसा तो अनलिमिटेड मिलेगा ही, लेकिन उन पैसे के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, और सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका एक नाम होगा, नेम फेम शेम सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। तो वो व्यक्ति आपके साथ उस बात के लिए फिर एग्री हो जाएगा। और इस दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन मैंने आज तक अपने करियर में देखा है ना, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है, वो ये है अदर्स बेनिफिट, मतलब दूसरों का फायदा। लोग पता है सिर्फ आपके साथ इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके 1650 लगाने से कहीं आप करोड़पति ना बन जाओ, आपका कोई बड़ा बंगला ना बन जाए, आप कोई बड़ी गाड़ी ना खरीद लो, इसलिए वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो आप जब उससे बात करोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि वो व्यक्ति का ऑब्जेक्शन क्या है। क्योंकि वो ऐसे लोग कैसे होते हैं पता है? ऐसे लोग जब आप उनको प्लान समझाते हो ना, जब आप उसको बताते हो कि सर आपको आप जब रेफर करोगे किसी को तो आपको पहले व्यक्ति से ये मिलेगा, दूसरे व्यक्ति से ये मिलेगा, तीसरे से ये मिलेगा, चौथे से ये मिलेगा, तो फिर वो उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता है, अच्छा मतलब तुमको भी मेरे से फायदा मिलेगा, है ना, तो तुमको मुझसे फायदा मिलेगा इसलिए मुझे नहीं करना। तो आप उसको ये बोलो कि सर दुनिया में कोई भी काम होता है ना, हर काम में किसी ना किसी का फायदा जुड़ा हुआ होता है। बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता है ना। आपके घर में सुबह दूध वाला आता है, क्या आपको दूध देने से उसको फायदा नहीं मिलता? आपके घर में पेपर वाला आता है, क्या वो आपको पेपर देके जाता है तो फ्री में देके जाता है, उसको फायदा नहीं होता? तो जब उन सबको आपको फायदा मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि हो सक बिल्कुल सत्य बात है कि जब मैं आपको ज्वाइन कराने आया हूँ या मैं आपको इस प्लान को दिखाने आया हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरा फायदा है, लेकिन मेरे फायदे से ज्यादा फायदा आपका है। उसके बाद उसके मन में ना असुरक्षा की भावना आ जाती है। किस बात की असुरक्षा? कि यार मैं अपने काम को, इस काम मतलब मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या जो बिजनेस कर रहा हूँ, उस काम के साथ अगर मैं इस काम को ऐड कर लूंगा तो कहीं मेरा वर्तमान काम तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब वर्तमान काम को डिस्टर्ब करे बगैर एक्स्ट्रा समय का सदुपयोग करना है ना। तो उसके मन में ये असुरक्षा की भावना आ जाती है कि यार कहीं मेरी जॉब कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए इससे, कहीं मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाए इससे। तो आप उसको बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छी तरीके से आप उसको ये बताओ कि सर आपको आपकी जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, 1 से 2 घंटे जो आप सोशल मीडिया में बिताते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे बिताते हैं या अन्य गॉसिप में बिताते हैं, उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप करें, और 1 घंटा आप सीखने में दें और 1 घंटा आप वर्किंग में दें। और उसके लिए आपको सिखाने के लिए हमारा पूरा सिस्टम है, हमारी पूरी टीम है, मैं खुद हूँ। आप जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा आपके पास टाइम अवेलेबल रहेगा, उस टाइम में हम लोग आपको सिखाएंगे। और धीरे 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 जब आप इस टाइम को यूटिलाइज करके इस काम को करना शुरू करेंगे, तो आपकी इनकम जित जो भी आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी नौकरी में आप कितने की नौकरी कर रहे हैं, कितने का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी इस सिस्टम से आपकी वर्किंग इनकम इस लेवल पे ना हो जाए कि आपको लगे कि हाँ अब मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी फिंडविगा से इनकम मेरी नौकरी के लेवल में आ गई है, उससे ज्यादा हो गई है, उस समय पर भी आपकी स्वेच्छा है कि अगर आप 100% करना चाहते हैं, क्योंकि आप पार्ट टाइम करके वहां पहुंच जाएंगे,
जो आप 20 साल में जहाँ पर पहुंचे हैं ना, यहाँ पर पिंडविका में आप 1 साल देंगे और बकायदा सिस्टम को फॉलो करके अगर वर्किंग करेंगे, तो आप 1 साल में वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आप 20 साल में पहुंचे थे। तो फिर उसके बाद वो भी डिसीजन आपका रहेगा कि आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। ठीक है, तो उसके मन की जो ये असुरक्षा का भाव है ना, वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने ये पुराने जो महल होते हैं ना, ये पुराने महल देखे होंगे, आप गए होंगे या पिक्चरों में देखे होंगे, फोटो में देखे होंगे। उन पुराने महलों में एक चीज देखने में आती थी कि वहां पर है ना, पुराने राजा महाराजा जो लोग रहते थे, वो है ना एक सुरंग बना के रखते थे अपने महलों में। जानते हो वो सुरंग क्यों होती थी? वो सुरंग होती थी आपातकाल के लिए, कि कभी भी कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति आके हमारे देश, हमारे महल पे या कहीं पर भी हमला कर दे, तो हमारे पास एक सुरंग होनी चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से बाहर निकल पाए, बाहर निकल के बच जाए, है ना। तो ये सुरंग क्या है? ये सुरंग वो है जो हमारी जिंदगी की आपातकाल की जो स्थिति होती है ना, उससे हमको बाहर निकालती है। और फिंट बी का जैसा सिस्टम उस सुरंग का काम करता है। आप उसको बता सकते हैं कि सर, आपकी नौकरी है आज है, बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पैसिव इनकम के लिए खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बहुत नितांत आवश्यकता है, जिसमें कि आप काम कर पाएं या ना कर पाएं, आपके पास वो पैसिव इनकम आजीवन आती रहे। इसके लिए आपको शुरू में जो 1 से 2 साल मेहनत करने का जो मैं कह रहा हूँ, वैसा अगर आपने कर लिया, तो ये आपकी जीवन भर की रॉयल्टी का, जीवन भर की पैसिव इनकम का एक साधन हो जाएगा। जो वो सुरंग होगी, जो आपको आपातकाल के समय पर बहुत 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 सहायक महसूस होगी। क्योंकि अभी कोविड के समय पे सब लोगों ने देख लिया है। कोविड हमारे यहाँ 3 बार 2 बार हमारा लॉकडाउन लगा, उसमें लोगों ने देखा है कि कैसी स्थिति हुई थी। जिन लोगों के पास पैसिव इनकम का साधन था ना, वो लोग भरपूर मजे में थे। और जिन लोगों के पास पैसिव इनकम का कोई साधन नहीं था, जो कहीं ना कहीं नौकरी पर डिपेंडेंट है, बिजनेस पर डिपेंडेंट है, उनकी हालत क्या हुई है वो लोग खुद ही जानते हैं, है ना। तो अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में एक बात बिठा लें कि मुझे किसी भी कीमत पर संपूर्ण आज़ादी चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके लिए आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, जिसका भी जो भी हो, जैसा भी उसका काम हो, जिस भी आधार पे, जिस भी टाइम पीरियड में वो बना सकता हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वो चाहे तो 2 महीने का बना ले, चाहे तो 1 साल का बना ले, चाहे तो 10 साल का बनाए, लेकिन कम से कम एक टारगेट बना ले कि मुझे फिंट वीगा से कंप्लीट आज़ादी चाहिए, और फिंट वीगा ही एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे संपूर्ण आज़ादी दिला सकता है। क्योंकि हमारी पेसिव इनकम की जो मैंने आपसे बात की ना, पेसिव इनकम बहुत जरूरी है। लोग जो समझ नहीं रहे ना अभी, उन लोगों को ये चीज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद रियलाइज होगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, आज देखो आप, कोई भी व्यक्ति जब सिर्फ वर्किंग इनकम पे डिपेंडेंट होता है, तो कि अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है, तो जितने समय वो नौकरी पे जाएगा उतने समय ही उसको सैलरी मिलेगी, है ना। अगर वो नौकरी पे जाना बंद कर देगा, उसकी सैलरी बंद हो जाएगी। या बाई चांस कोई अनहोनी हो जाए उसके साथ, तो उसके परिवार के लिए इनकम का कोई साधन नहीं रहता है। ठीक है। बिजनेस वाला व्यक्ति है, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, जब तक वो बिजनेस कर रहा है तब तक ही उसके पास इनकम आने का स्रोत है। अगर वो नहीं रहा या बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आया, इनकम का उसके पास कोई साधन नहीं रहता, है ना। और इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि उसके पास समय की आजादी नहीं होती है, वो कहीं जा आ नहीं सकता है। अगर मान लो आपने कोई दुकान वाला व्यक्ति है जिसकी कोई किराने की दुकान है ना, अब वो सुबह बेचारा 8 बजे दुकान पे जाता है, रात को 11 बजे घर आता है। अब बताइए, आप उसके पास कब समय है? ना वो अपने फैमिली के लिए समय दे सकता है, ना वो खुद के लिए समय दे सकता है, ना वो कहीं जा आ सकता है, ना वो सोशल हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और सिर्फ एक दायरे में सिमट कर रह जाती है उसकी जिंदगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने लोग इस सिस्टम में नए आए हैं, या जो अभी तक नहीं आए हैं, मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो जिन्होंने आपको भी रेफर, जिसको भी इनवाइट किया है इस मीटिंग में, वो मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को कॉल करें, उनसे इस प्लान के बारे में और समझना हो तो और समझिए, और जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को गेन कीजिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये आपका जीवन बदलेगी ही बदलेगी 100%। इसमें कोई शक का है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो
इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ दिल से कि सभी लोगों ने मेरी मीटिंग को मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना समझा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को सुने समझें और अपने जीवन में फॉलो करें। और कभी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आप बिठा लीजिए कि आप उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा साधन, पैसिव इनकम का, उसके समय की आजादी का देने जा रहे हैं, आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो आप जब उसको ये एटीट्यूड के साथ उसके सामने जाएंगे ना, तो आपको उसकी ना का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आपको उसकी ना ऐसी लगेगी, झटकारने जो कपड़े झटकारते ना अपन, वैसी लगेगी कि ठीक है। और एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, उसको बताइए, उसकी प्रॉब्लम समझिए और प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो फिर नेक्स्ट। ठीक है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और सारे पार्टिसिपेंट का भी धन्यवाद जो उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इनके थ्रू मुझे इतने अच्छे लीडर्स जो मिलते हैं, जो इतनी अच्छी मीटिंग्स देते हैं और जो इतना अच्छा गाइड करते हैं। वाकई में जो ये विशाल सर का जो आज पीडीएफ था ना, उस तरीके के पीडीएफ के जरिए आज इतने अच्छे से समझाया। कमाल का सर पीडीएफ था आपका। एंड मेरा भी यही मानना है कि आप पहले खुद समझो, सीखो, मीटिंग ज्वाइन हो, उसके बाद अपने प्लान प्रेजेंटेशन लोगों के आगे दो, ताकि अगर आपके सामने अगर नो का ऑप्शन भी आए ना कि उन्होंने नो बोला, तो आप उनके नो से डिमोटिवेट ना हो। हाँ, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा सर आपने सब कुछ समझाया। अगर निर्जला मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आइए और अपना दो वर्ड बोलिए। निर्जला मैम, निर्जला मैम अगर आप मीटिंग में हैं तो आप आइए और विशाल सर की आज जो जिस तरीके से आज उन्होंने समझाया, गाइड की, उसके आपको जो बोलना है। आई थिंक मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। माया मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? रिमी मैम, रिमी मैम अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस करिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक लीडर्स बिजी होंगे, तो ठीक है। हम इसी तरीके से अपनी मीटिंग वाइंड अप करते हैं। और रात को 9 बजे सभी मीटिंग में आइए और अपने अपने लीडर्स को लेकर आइए। थैंक यू सो मच विशाल सर। तो मिलते हैं हम रात के 9 वाली मीटिंग में। मीटिंग को वाइंड अप मैडम मैडम करते हैं। हाँ मैडम, ओके सरकार सर को कुछ बोलना था। ओके, सरकार सर वेलकम है सर आपका। क्या क्या नेटवर्क बोलूं। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस सर, क्लियर है। मैम आज विशाल सर ने जो प्लान प्रेजेंट किया बहुत ही खूबसूरत था, और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी सर बात आपकी शेयर करने आवाज का। क्लियर नहीं है। मैम मैं कह रहा था कि मैं जो है, विशाल सर ने बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। आज का जो हमारा सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत था मैम, कि ये जो आज का हमारा सब्जेक्ट था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। देखिए, ऑब्जेक्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। मेरा एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर। मेरी आवाज क्लियर है? सर क्लियर है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर मैं आज अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है या हमारे हित में नहीं है। आज मैं एक श्रीमान जी को प्लान समझाने गया, तो वही घिसे पिटे शब्द, अरे ये हमारे हित में नहीं है, अरे ये तो ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। और तो मैं आपको ये बताना चाहता था थोड़ा सा कि हम उनकी नेगेटिविटी को तुरंत पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे। मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो संसार के 100% व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। 7% अपनी लाइफ स्ट्रगल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। 90% लोग अपनी लाइफ स्ट्रगल करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और 3% लोग अपने अपने पूरे करने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं।
मैंने कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग तो आप भी करते हैं। उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया वो कैसे। तो मैंने कहा सर आप क्या करते हैं, बिजनेस पे करते हैं या नौकरी पेशा। बोले मेरा छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा सर 50 बिजनेस मित्र भी होंगे, आपके फ्रेंड भी होंगे। बोला हाँ है। मैंने कहा 5 मित्र ऐसे होंगे उनमें से जिनसे आप मन की बात शेयर करते होंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, कभी वो आपसे और कभी आप उनसे और सॉल्यूशन एक दूसरे का निकालते होंगे। बोले हाँ यस है। मैंने कहा कभी फाइनेंशियली भी एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, कभी वो आपकी करते होंगे, कभी आप उनकी करते होंगे। बोले यस। मैंने कहा 50 रिलेटिव्स भी ऐसे होंगे आपके, 50 रिलेटिव में 5 रिलेटिव्स भी ऐसे होंगे जिनसे आप मन की बात शेयर करते हैं या प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो कभी वो सॉल्व करते हैं या आई थिंक सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सरकार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आपकी बात आगे रखिए। हेलो। जी सर, कंटिन्यू तो करिए। मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा कि सर आप क्या करते हैं, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है। बोले मेरा छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा सर 50 बिजनेस मित्र भी होंगे, आपके फ्रेंड भी होंगे। बोले हाँ है। मैंने कहा 5 बिजनेस फ्रेंड आपके ऐसे भी होंगे जिनको आप अपने मन की बात बताते होंगे, कोई समस्या बताते होंगे वो सॉल्व करते होंगे, या वो समस्या बताते होंगे आप सॉल्व करते होंगे, या फाइनेंशियल एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। बोले यस। मैंने कहा 50 रिलेटिव्स में से 5 रिलेटिव्स भी ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल से लेके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। बोले हाँ। मैंने कहा 50 फ्रेंड होंगे, उनमें से 5 फ्रेंड भी ऐसे होंगे क्लोज जो कि आपकी समस्या और आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम एक दूसरे शेयर करके सॉल्व करते होंगे। बोले यस। तो मैंने कहा सर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में सिर्फ 15 लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की है, अपने बिजनेस फ्रेंडों से, अपने रिलेटिव से और अपने फ्रेंड सर्कल में 15 लोग हुए। आज अपनी लाइफ स्ट्रगल करने के लिए आपने इस 15 लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो आज कमा रहे हैं बिजनेस में कमाते रहिए, सिर्फ इन 15 लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। मैंने कहा आपकी सांस लेना दूभर हो जाएगा सर। अब आप सोचिए कि आप सिर्फ 15 लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग कर कर लाइफ स्ट्रगल कर सकते हैं। तो जो दुनिया के 3% लोग हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो आज कहाँ पर है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया से शेयर किया है। आपने फ्रेंड से शेयर किया, रिलेटिव से शेयर किया और बिजनेस पार्टनरों से शेयर किया। तो वो बड़े खुश हुए उस मेरी बात से। मैंने कहा देखिए सर आज वो 3% लोग हैं दुनिया में जो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया से शेयर किया। रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अंबानी जी, बहुत सारे। मैंने कहा इनके पास क्या है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। और ये हुआ कि 15 मिनट की मेरी डिस्कशन में वो मान गए कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग आदमी की जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और बड़े प्रेम से उन्होंने एक छोटा सा स्लॉट से हमारी फील्ड बीगा को ज्वाइन किया। तो मैं बस मेरा इतना ही अनुभव शेयर करना चाहता था कि हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना चाहिए, जिसपे हमारा आज सब्जेक्ट था। थैंक यू मेरे मुझे बोलने का मौका दिया। अजय सर, माया मैम, नयन मैम। थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपना ये नॉलेज अपना शेयर किया। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जब तक लोगों को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो हम उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। इससे पहले आप उनकी सुनो, समझो, फिर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखो। थैंक यू सो मच सर, जो आपने यहाँ बोला। इसी तरीके से हम अपनी मीटिंग को आज की यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं 9 बजे के सेशन में। थैंक यू टू ऑल लीडर्स जिन्होंने इतना टाइम दिया। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू।